नमस्कार। एग्जाम टॉपर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे जेएनयू के सेमेस्टर 4 के पर्यावरण अध्ययन एवं आपदा प्रबंधन के बारे में। अभी अपन बात करेंगे विगत वर्षों में परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न और आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। प्रश्न पत्र की बात करें तो आपका प्रश्न पत्र 80 नंबर का रहेगा, जिसमें 30 लघु उत्तरात्मक 10 देखने को मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। बाद 10 निम्नदात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों को आपको करना है और प्रत्येक प्रश्न 12 अंक का होगा। अब चलते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और उपयोग को कम करना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो ये एक समझौता है जो कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में किया गया था सन 1987 में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ओजोन को अपघटन या ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों या फिर उनका उत्पादन, गैसों का उत्पादन को कम करना या उपयोग को सीमित करना। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। पारिस्थितिकी की किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी जीव अथवा जीवों के समूह का पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन है, या ये जीवों और पर्यावरण के अंतर संबंधों का विज्ञान है। पारिस्थितिकी का अर्थ होता है किसी विशेष स्थान पर रहने वाले जीव और जंतुओं तथा पर्यावरण के मध्य आपस में अंतर संबंधों को ही अपन पारिस्थितिकी कहते हैं। या फिर एक स्थान पर रहने वाले जीव किस प्रकार पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं या उनके बीच में जो संबंध स्थापित होते हैं उसको ही अपन पारिस्थितिकी कहेंगे। ईपी ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी जीव अथवा जीवों के समूहों को वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन है। ईपी ओडम के अनुसार किसी स्थान पर रहने वाले जीव या जीवों के समूह का पर्यावरण के साथ संबंध को ही अपन ने पारिस्थितिकी बोला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसें क्या है? वे गैसें जो पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को रोकती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ग्रीन हाउस गैसें उन गैसों को कहेंगे जो पृथ्वी पर तापमान बढ़ाने के लिए उपयोगी होती है, या फिर ऐसी गैसें जो पृथ्वी पर तापमान में बढ़ोतरी करती है, उन गैसों को अपन ग्रीन हाउस गैस कहेंगे। जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी गैसें होती है जो पृथ्वी पर तापमान को बढ़ाती है। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न, प्राकृतिक खतरे क्या है? प्राकृतिक खतरे वे घटना है जो पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण होती है और मानव जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है। प्राकृतिक खतरे उन घटनाओं को बोलेंगे जो प्रकृति के कारण होती है, या फिर प्राकृतिक कारणों के कारण कोई घटना घटित होती है, उसको अपन प्राकृतिक घटना घटनाएं बोलेंगे या खतरे बोलेंगे, जो मानव की संपत्ति या फिर मानव जीवन को नुकसान पहुंचाती है। अभी हम नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, धारणीय विकास के सिद्धांत के प्रमुख आधार आधार धारणीय विकास के सिद्धांत के प्रमुख आधार निम्नलिखित है। पहला आधार है जीवन व संरक्षण। मानव जीवन की गुणवत्ता को सुधारना तथा पृथ्वी धरातल पर जैव विविधता का प्रभावी संरक्षण करना। धारणीय विकास का प्रमुख जो आधार है वो पहला है मानव जीवन को सुधारना, उसके साथ साथ पृथ्वी पर जैव विविधता के संरक्षण करना। जैव विविधता का मतलब है पेड़ पौधे और जानवरों की जातियों की सुरक्षा करना। दूसरा जो आधार है वो संसाधन क्षमता, अनवीकरण संसाधनों की गुणवत्ता आस को कम करना तथा पृथ्वी की वहन क्षमता को बनाए रखना। संसाधन क्षमता का अर्थ है कि अनवीकरण संसाधनों को ह्रास को कम करना। अनवीकरण संसाधन वे संसाधन है जिनका एक बार उपयोग करने के बाद अपन पुनः उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए अपन को उनका उपयोग सही तरीके से करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। उसके साथ साथ पृथ्वी की वहन क्षमता को भी बनाए रखना है, यानी कि पृथ्वी पर जो जीवन
जीवन को है उसको भी बनाए रखना है। अगला जो आधार है वैश्विक संगठन, एक विश्वव्यापी संगठन तैयार करना तथा सक्षम समुदाय द्वारा अपने स्वयं के पर्यावरण की देखभाल करना। पर्यावरण संरक्षण पृथ्वी को बचाने के लिए एक संगठन तैयार करना, उसके साथ साथ पर्यावरण की देखभाल करने वाले समूह के द्वारा जो है पर्यावरण की देखभाल करना। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हिमस्खलन के प्रकार। हिमस्खलन के दो प्रकार है। सूखा हिमस्खलन, ये शुष्क गीली बर्फ से बना होता है और बहुत तेज गति से यात्रा करता है। हिमस्खलन मुख्यतः दो प्रकार का है। पहला है सूखा हिमस्खलन जो ढीली बर्फ से बना होता है, जो बहुत तेज गति करता है। हिमस्खलन का अर्थ होता है पहाड़ी इलाकों में मलबे मलबे का गिर जाना ही हिमस्खलन कहलाता है। दूसरा जो प्रकार है वह गीला हिमस्खलन, ये गीली भारी बर्फ से बना होता है और सामान्य धीमा होता है। गीला हिमस्खलन जो है वो गीली भारी बर्फ से बना हुआ होता है और वो धीमी गति से गति करता है। अगला जो प्रश्न है वो मृदा प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन कौन से है। पहले है प्राकृतिक स्रोत, अपरदन, सेम की समस्या, जलाक्रांता और जंगली घास व तापमान। मृदा प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों की बात करें तो अगर प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो सेम की समस्या। सेम की समस्या का अर्थ है किसी स्थान पर अधिक मात्रा में सिंचाई करने से वो भूमि जो है वो जल का अवशोषण नहीं कर पाती। दूसरा जो कारक है वो जलक्रांता। जलक्रांता का अर्थ होता है किसी स्थान पर जल की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में होना। और तापमान भी इसका एक कारक है। मानवीय कारकों की बात करें तो औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि व खनन अपशिष्ट, वन विनाश, दूषित सिंचाई पद्धति, गहन कृषि, रेडियोधर्मी पदार्थ होगा। अगर मृदा प्रदूषण के मानवीय की बात करें तो औद्योगिक अपशिष्ट है, उसके साथ साथ अपरदन वन विनाश है, दूषित सिंचाई, ये सभी जो है वो मृदा प्रदूषण के मुख्य कारक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ। पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं आप? पर्यावरण के प्रदूषण या पर्यावरण के दूषित होने को ही अपन पर्यावरण प्रदूषित कहेंगे। प्रदूषण एक असामान्य स्थिति है। प्रदूषण वह स्थिति है जब भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों के कारण हवा, जल और धरातल अपनी गुणवत्ता खो देते हैं। प्रदूषण वह स्थिति है जब किसी स्थान की भौतिक, रासायनिक स्थिति में बदलाव आने के कारण वहां की जल, हवा और धरातल में गिरावट आ जाती है तो उसको ही अपन प्रदूषण कहेंगे। जीवधारियों के लिए पर्यावरण लाभकारी होने के बजाय हानिकारक होने लगता है, जिससे जीवन में प्रगति रुक जाती है। जीवधारियों के लिए पर्यावरण जो है लाभकारी होने की बजाय हानिकारक हो जाता है, जिसके कारण जीवों की जो प्रगति है वो रुक जाती है या फिर उनका विनाश हो जाता है। जैसे किसी स्थान पर उद्योगों की स्थापना के कारण वहां उद्योगों से निकलने वाले धुएं के कारण वो जो पर्यावरण है वो अपने लिए दूषित हो जाएगा या फिर रहने के लायक नहीं रहेगा तथा जीना दुभर होने लगता है। और उस प्रदूषित या फिर जीने लायक प्रदूषित माहौल में जीना जो मुश्किल हो जाएगा। प्रदूषण एक अवांछनीय व एक असामान्य स्थिति है। इस स्थिति में प्रदूषक तत्व सीमा से अधिक पर्यावरण के तत्वों में समाहित होकर उसकी गुणवत्ता को समाप्त कर जाते हैं। जब किसी स्थान पर प्रदूषित तत्व सीमा से अधिक हो जाते हैं तो वो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं और वहां पर रहना मुश्किल हो जाता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रदूषण की सटीक परिभाषा। जिस क्रिया से हवा, पानी, मिट्टी व वहां के संसाधनों के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में किसी अवांछनीय परिवर्तन से जैव जगत व सकल परिवेश पर हानिप्रद प्रभाव पहुंचे उसे प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण की अगर अपन बात करें तो वहां की हवा, पानी और मिट्टी में अगर दूषित या फिर गंदी हो जाती है तो उसको ही अपन सामान्य भाषा में प्रदूषित करेंगे, जिसके कारण वहां पर रहने वाले जीव या लोग अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न, चक्रवात किसे कहते हैं? चक्रवात एक मौसम संबंधी घटना है जिसमें हवाएं एक निम्न दबाव क्षेत्र के चारों ओर घूमती है। चक्रवात जो है एक मौसम संबंधी घटना है जो है निम्न दाब क्षेत्र के चारों ओर घूमती है। ये घूर्णन उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त होता है। और ये जो घूर्णन होता है, ये चक्रवात की जो गति होती है वो उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त होगी। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो हरित गृह प्रभाव को रोकने के उपाय। हरित गृह प्रभाव का मतलब होता है कि पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि को ही अपन हरित गृह प्रभाव करेंगे और इसको रोकने के कौन कौन से उपाय है। पहला जो उपाय वो वैकल्पिक व स्वच्छ ईंधन। वैकल्पिक व स्वच्छ ईंधन का मतलब है अब अपन उन गैसों के उत्पादन या उन गैसों से बचेंगे जिससे पृथ्वी के
वातावरण में या पृथ्वी के तापमान में वृद्धि है, इसके लिए अपन वैकल्पिक स्वच्छ ईंधन का उपयोग करेंगे। मेथेनॉल या इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का प्रयोग किया जाना चाहिए, इसके लिए मेथेनॉल व इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे हानिकारक गैसों का उत्पादन कम होगा। जेट्रोफा पौधे के तेल को पेट्रोल का सुदृढ़ विकल्प बनाया जाए, और जेट्रोफा पौधे के तेल को जो है वो पेट्रोल का सुदृढ़ विकल्प बनाया, यानी कि पेट्रोल के स्थान पर अपन जेट्रोफा पादप से उत्पादित तेल का उपयोग करेंगे तो हानिकारक गैसों का उत्पादन कम होगा। एवं सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग किया जाना चाहिए। दूसरा जो कार्य रोकने का उपाय है वनीकरण व गैस प्रतिस्थापन। दूसरा जो है वो वनीकरण व गैस प्रतिस्थापन, यानी कि वनों का ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए और उसके साथ गैसों का प्रतिस्थापन करना चाहिए। वृक्षों की संख्या लगातार बढ़ाकर हरित क्षेत्र विकसित किया जाना चाहिए। वनीकरण का अर्थ होता है वृक्षों की संख्या में ज्यादा बढ़ोतरी हो, जिससे वनों का विकास होगा। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों की बजाय अन्य अहरित गैसों का उपयोग में लाया जाना चाहिए, और सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह अन्य गैसों का उपयोग करना चाहिए। अगला जो उपाय है उत्सर्जन मानकों का अनुपालन। वाहनों का धुआं ग्रीन हाउस गैसों का प्रमुख उत्सर्जक होता है। वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है वो मुख्य रूप से हरित गैस प्रभाव को प्रभावित करता है। अतः इसके प्रभाव को नियंत्रण करने तो यूरो मानकों को कड़ाई से अपनाया जाना चाहिए, और इनके प्रभाव को नियंत्रण करने के लिए यूरो मानकों को प्रभावी तरीके से अपनाना चाहिए, या फिर वाहन धुआं निकालने वाले वाहनों की जगह इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अभी बात करते हैं व्याख्यात्मक प्रश्न या फिर निम्नात्मक प्रश्नों की। प्रश्न है जनसंख्या का दबाव व परिभाषाएं। जनसंख्या दबाव क्या होता है या जनसंख्या दबाव क्या है? जनसंख्या दबाव, जनसंख्या एवं संसाधन के बीच असंतुलन की दशा को ही जनसंख्या दबाव कहा जाता है। जनसंख्या और संसाधनों के बीच जब असंतुलन बन जाता है तो उसको ही अपन जनसंख्या दबाव कहेंगे, यानी कि जिस स्थान पर जनसंख्या अधिक है और वहां पर संसाधन कम है तो वहां पर उन दोनों के बीच में असंतुलन बन जाएगा, इसको ही अपन जनसंख्या दबाव कहेंगे। क्लार्क एवं टाइव्यूर के अनुसार क्लार्क जनसंख्या दबाव उस उत्पन्न होता है जब मानव की संख्या व उसकी आवश्यकता और क्षेत्र विशेष के भौतिक व मानवीय संसाधनों के मध्य का संतुलन बिगड़ जाता है। क्लार्क के अनुसार जनसंख्या दबाव तब उत्पन्न होता है जब किसी स्थान पर रहने वाली जनसंख्या की आवश्यकता और पूर्ति वहां पर उपलब्ध संसाधनों से पूरी नहीं हो पाती है, तब वहां पर जनसंख्या दबाव उत्पन्न होता है। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि किसी स्थान पर 100 लोग रह रहे हैं लेकिन वहां उत्पादन अगर 50 व्यक्तियों के बराबर हो रहा है तो वहां पर जनसंख्या दबाव बढ़ जाएगा। टाइबर के अनुसार जनसंख्या के अधिक दबाव के कारण जनसंख्या तथा संसाधनों के बिगड़ने को ही जनसंख्या दबाव कहते हैं, और टाइबर के अनुसार जनसंख्या की मात्रा अधिक होने के कारण उन संसाधनों के मध्य संतुलन नहीं बन पाता, उसको ही अपन जनसंख्या दबाव बोलेंगे। फिर है माम्बो गुंजे व ब्राइनिंग के मत। माम्बो गुंजे जनसंख्या दबाव भूमि संसाधन जनसंख्या तथा लोगों की आकांक्षाओं के बीच होने वाली अंतर क्रिया के परिणाम होते हैं। जन मोम्बो गुंजे के अनुसार जनसंख्या दबाव जो है भूमि के संसाधनों के मध्य अंतर क्रिया के मध्य जब भूमि संसाधन कम हो जाते हैं और जनसंख्या अधिक हो जाती है जिसके कारण असंतुलन पैदा होते हैं, उसको ही अपन जनसंख्या दबाव बोलते हैं। ब्राइनिंग समुदाय के संसाधन है उसकी जनसंख्या के बीच असंतुलन से जनसंख्या दबाव होता है। ब्राइनिंग के अनुसार किसी समुदाय के संसाधन तथा समुदाय की जनसंख्या के मध्य जब असंतुलन पैदा होता है तो उसको ही अपन जनसंख्या दबाव बोलेंगे। माना कि किसी समुदाय की जनसंख्या 5,000 है लेकिन उस समुदाय के पास 3500 लोगों का ही खाद्य पदार्थ है तो उस पर जनसंख्या दबाव बढ़ेगा, जिसमें संसाधनों को मानवीय आधिपत्य के सीमाबद्ध किया जाता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। जनसंख्या दबाव से पर्यावरण और कर्म। संसाधनों पर असंतुलित प्रभाव, यानी कि संसाधनों पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव पड़ने से कौन कौन से असंतुलित कारण होते हैं? तीव्र जनसंख्या वृद्धि, असमान वितरण और प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन से विशिष्ट स्थानों पर जनसंख्या संकेंद्रित हो जाती है। तीव्र जनसंख्या और असमान संसाधनों का वितरण के कारण जनसंख्या जो है संकेंद्रित हो जाती है, यानी कि एक स्थान पर अत्यधिक मात्रा में जनसंख्या निवास करने लगती है, जिससे स्थानीय पर्यावरण पर भीषण दबाव पड़ता है। किसी स्थान पर अत्यधिक मात्रा में जनसंख्या निवास करने से वहां के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो जाता है, दोहन होने लगता है, जिसके कारण जो वहां पर पर्यावरण पर जो है भीषण दबाव पड़ता है।
इसके बढ़ने से प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि, जल संसाधन और आधारभूत सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किसी स्थान पर जनसंख्या बढ़ने के कारण वहां पर जो है वो कृषि पर, प्रति व्यक्ति भूमि और जल और चिकित्सा व्यवस्था या चिकित्सा सुविधाओं पर भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि व्यक्तियों को सीमित मात्रा में जल भी मिलने लगता है, कृषि भी कम मात्रा में मिलती है और सुख सुविधाएं या फिर चिकित्सा सुविधाएं भी सीमित या लिमिटेड मात्रा में मिलती है। अब बात करें ऐतिहासिक दोहन एवं ह्रास। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में औद्योगिक विकास ने संसाधनों के दोहन की दर को कई गुना बढ़ा दिया है। प्राचीन समय में संसाधनों का अत्यधिक दोहन नहीं होता था, क्योंकि उस समय जनसंख्या भी कम थी, उसके साथ साथ औद्योगिक क्रांति का विकास नहीं हो रहा था या फिर प्रौद्योगिकी विकास नहीं होने के कारण उस समय संसाधनों का दोहन बिल्कुल ही कम होता था। लेकिन 19वीं और 20वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के उत्पादन या औद्योगिक क्रांति के बढ़ने के कारण संसाधनों का अधिक अधिक मात्रा में दोहन होने लगा। परिणाम स्वरूप न केवल अनवीकरण वर्ण नवीकरण संसाधनों में भी भारी ह्रास हुआ है, और जिसके परिणाम स्वरूप नवीकरणीय संसाधनों में, अनवीकरण संसाधन का अर्थ है ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद अपन पुनः उपयोग नहीं कर सकते, उसका तो विनाश हुआ ही हुआ, उसके साथ नवीकरण संसाधन जिनका अपन पुनः उपयोग कर सकते हैं उनका भी ह्रास हो रहा है। वन चक्र लंबा होने के कारण दोहन की दर बढ़ने से वनावरण में निरंतर कमी आ रही है, और वनों के काटे जाने या पेड़ पौधों के काटे जाने के कारण वनावरण में बहुत भारी मात्रा में कमी आ रही है। अगला प्रश्न है हरित गृह प्रभाव की अवधारणा। हरित गृह प्रभाव क्या है? मानव की प्रकृति विरोधी नीतियों के कारण असंतुलित जलवायु के कदम लड़खड़ा गए हैं। मानव की प्रकृति के विरोध में चलाई गई नीतियां, प्रकृति के दोहन करने वाली नीतियों के कारण जो है वो मन यहाँ की जलवायु जो है वो लड़खड़ा रही है। जैसे कि पहाड़ों की कटाई हो रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है, जिसके कारण प्रकृति का दोहन हो रहा है, जीव जंतुओं का नाश हो रहा है, जिसके कारण जो है वो जलवायु जो है वो परिवर्तित हो रही है, तापमान में वृद्धि हो रही है, वर्षा में कमी हो रही है। वायुमंडल में विशेष गैसों की मात्रा इस सीमा तक बढ़ गई है कि पृथ्वी की उष्मा बाहर नहीं निकल पा रही है, और वायुमंडल में जो हानिकारक गैस है उनकी मात्रा इतनी बढ़ गई है कि पृथ्वी से तापमान बाहर या उष्मा बाहर नहीं जा रही है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, और पृथ्वी के तापमान को बढ़ने को ही अपन ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। बहुत सारे उद्योग प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ऐसी हानिकारक गैसों का उत्पादन हो रहा है, जिसके कारण ओजोन गैस में छिद्र या ओजोन गैस का अपघटन हो रहा है, जिसके कारण सूर्य से आने वाली सीधी किरणें पृथ्वी से टकराकर वापस वहीं पर रह रही है, या फिर इस कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, और इसको ही अपन ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। प्रमुख कारण व स्रोत। हरित गृह प्रभाव के प्रमुख कारण व स्रोत। पहला जो है वो प्रमुख गैसें, ऐसी कौन सी गैसें है जिसके कारण हरित गृह प्रभाव होता है या ग्रीन हाउस प्रभाव होता है? पहला जो है आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हेलोजनित गैसें और क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रमुख है, जिसमें सर्वाधिक योगदान CO2 का रहता है। और ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव को इफेक्ट करने वाले जो प्रमुख गैसें है उनमें सबसे प्रमुख जो है CO2 गैस है, जिसकी मात्रा वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ रही है। उसके साथ साथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा भी बढ़ने के कारण जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। दूसरा जो कारण है वो जीवाश्मीय ईंधन। उद्योगों, विद्युत केंद्रों में कोयला व खनिज तेल के दहन, वाहनों के ईंधन तथा घरेलू लकड़ी दहन से भारी मात्रा में CO2 उत्सर्जित होती है। दूसरा जो कारण है वो जीवाश्मीय ईंधन के दहन के कारण, यानी कि उद्योगों से निकलने वाले धुएं, वाहनों से निकलने वाले धुएं और घरों में लकड़ी के जलाने से निकलने वाले धुएं के कारण CO2 गैस की मात्रा बढ़ रही है, जिसके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव या फिर धरती का तापमान बढ़ रहा है। फिर है हरित गृह प्रभाव, वन विनाश व दुष्परिणाम। हरित गृह प्रभाव के कारण वनों का नाश हो रहा है। वन विनाश, वनों के कटान से CO2 की मात्रा निरंतर बढ़ी है। पौधे O2 को छोड़ते हैं और CO2 को अवशोषित करते हैं, और वनों के काटे जाने के कारण, अभी पौधों की मात्रा कम होने के कारण वो अधिक मात्रा में CO2 को अवशोषित नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण CO2 की मात्रा बढ़ रही है। वर्ष 1750 के दशक के बाद इसकी मात्रा 30% बढ़ी है, जिसमें 65% हरित गृह प्रभाव बढ़ा है, और 1750 के बाद ही जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो 30% बढ़ी है, जो जिसके कारण हरित गृह प्रभाव 65% बढ़ा है, और 1750 के बाद औद्योगिक क्रांति के विकास के बाद से CO2 की मात्रा बढ़ रही है।
सन 1990 में CO2 360 ppm से बढ़कर वर्तमान में लगभग 380 ppm हो गई है। यानी कि लगातार वनों के काटे जाने के कारण और ज्यादा उद्योगों के विकास के कारण लगातार CO2 की मात्रा बढ़ रही है, और जिसके कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, और धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, और एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि वहां पर मानव का जीवन संभव नहीं होगा। चौथा जो कारण है वो तापमान वृद्धि के प्रभाव। वर्षा और मृदा नमी में कमी आएगी। अगर पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो वर्षा वर्षा के दिनों में कमी होगी, और उसके साथ साथ मृदा की उपजाऊपन भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वर्षा नहीं होगी तो वहां की मृदा उपजाऊ नहीं रहेगी, जिससे कृषि प्रभावित होगी। और अगर वर्षा और भूमि उपजाऊपन नहीं होगी तो वहां पर कृषि नहीं होगी, कृषि नहीं होगी तो व्यक्ति के खाने के लिए खाद्य पदार्थों का उत्पादन नहीं होगा। बर्फ पिघलने से समुद्र तल वर्ष 2050 तक 1 मीटर बढ़ जाएगा, जिससे मिस्र के तटवर्ती क्षेत्र का 15% कृषि क्षेत्र नष्ट होने का अनुमान है। और पृथ्वी पर तापमान बढ़ने के कारण जो हिमालय या फिर बर्फ जमा हुआ वो धीरे धीरे पिघलने लगेगा, और बर्फ पिघलने के कारण पानी की मात्रा आकर समुद्रों में मिलेगी, और जिससे समुद्र का जो 1 मीटर समुद्र बढ़ जाएगा, जिसके कारण समुद्र के आसपास के जो शहर है वो डूब जाएंगे। पांचवा है वो महासागरीय महासागरीय अम्लता व ओजोन ह्रास। और पांचवा जो विनाश कारण है वो है ओजोन गैस का ह्रास। महासागरों द्वारा अधिक CO2 अवशोषण से अम्लता बढ़ेगी, जिससे समुद्र पारिस्थितिकी प्रभावित होगी, और समताप मंडलीय ओजोन गैस में कमी आएगी। प्रौद्योगिकी के विकास के कारण या फिर रॉकेट परीक्षणों के कारण लगातार ओजोन गैस में छिद्र हो रहे हैं, जिसके कारण सूर्य की सीधी किरणें आकर पृथ्वी पर टकराती है, और जिसके कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। अगला नेक्स्ट प्रश्न, भूमंडलीय उष्मन व सतत विकास। भूमंडलीय उष्मन और सततीय विकास क्या है? अपन बात करते हैं भूमंडलीय उष्मन की। ग्लोबल वार्मिंग सामान्य परिस्थितियों में सूर्य से आने वाली उष्मीय विकिरण और पृथ्वी से परावर्तित होने वाली उष्मा का संतुलन बना रहता है। सामान्य परिस्थितियों में बात करें तो सूर्य से आने वाली किरणों और सूर्य से आने वाली किरणें जब पृथ्वी से टकराकर वापस परावर्तित होती है तो इसका संतुलन बना रहता है। लेकिन हाल ही परंतु औद्योगिक क्रांति के बाद से जीवाश्म ईंधन के अविवेकपूर्ण दहन से वायुमंडल में हरित गृह गैसों CO2, मीथेन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि की वृद्धि हुई, और ये गैसें सूर्य से प्राप्त उष्मा के कुछ हिस्से को वायुमंडल में रोक लेती है। शुरुआत में सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी से टकराकर परावर्तित होकर वापस वायुमंडल में चली जाती, लेकिन औद्योगिक क्रांति के विकास के बाद, औद्योगिक या जीवाश्म ईंधन के दोहन के बाद हरित गृह गैस है, CO2 है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो सूर्य से आने वाली उष्मा को अवशोषित करके पृथ्वी पर रखती है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान में वृद्धि हो रही है, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है। अब अपन बात करते हैं सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत या संतुलित विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों के हितों को आघात पहुंचाए बिना वर्तमान समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। सतत विकास का सामान्य भाषा में अपन बात करें तो पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना है कि वर्तमान पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके, और उसके साथ साथ आने वाली या फिर भावी पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके। इसी को ही अपन सतत सतत विकास करेंगे। जैसे अपन बात करते हैं कोयले या फिर बिजली का, तो अपन को ज्यादा कम से कम बिजली का उपयोग करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इस बिजली का उपयोग कर सके। यहाँ ऐसे संरक्षण पर बल देता है जो वर्तमान पीढ़ी को प्रकृति के दोहन से अधिकतम स्थायी लाभ प्रदान करते हुए भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की संभावना को क्षीण न करे। और ये इसके साथ साथ इस बात पर भी जोर देता है कि वर्तमान पीढ़ी की तो आवश्यकता पूर्ति हो, लेकिन आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके। चलते हैं नेक्स्ट, सतत विकास एवं पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण और समविकास में अंतर। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में क्या अंतर है? पर्यावरण संरक्षण मुख्यतः पारिस्थितिक तंत्र के घटकों में स्थिरता पर बल देता है। पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो वो पारिस्थितिक तंत्र पर ज्यादा जोर देता है कि पारिस्थितिक तंत्र बसा रहे और दोहन की दर को कम करता रहे। पारिस्थितिक तंत्र में मनुष्य जानवर आदि पाए जाते हैं, तो उनके दोहन को कम करता है, जबकि सह-विकास मानवीय कल्याण व पारिस्थितिकी उत्पादन को बढ़ाने पर बल देता है। जबकि सतत विकास जो है वो मानव कल्याण पर जोर देता है, उसके साथ पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ाने पर भी जोर देता है। ये पर्यावरण अनुकूल आर्थिक नीतियां बनाने का पुरजोर समर्थन करता है, और उसके साथ साथ सतत विकास जो है वो
पर्यावरण अनुकूल आर्थिक नीतियां बनाने का भी जोर देता है, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल रहते हुए अपन पर्यावरण से जो भी आर्थिक उपयोग, उसका आर्थिक उपयोग ले सकते हैं, उन नीतियों को बनाने पर भी जोर देता है। जैसे पर्यावरण पर उपस्थित किसी वस्तु से अगर अपन को लाभ हो रहा है तो उस लाभ को पाने के लिए भी कुछ नीतियां बना लेते हैं। फिर है वैश्विक सोच व दीर्घकालिक संकल्पना। जैव संसाधनों का संरक्षण, जैव विविधता बनाए रखना, पर्यावरण नियोजन आदि इसके मुख्य कार्य है। अगर पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो वो जैव संसाधन के संरक्षण की बात करेगा, यानी कि सजीव जानवरों या फिर पेड़ पौधों के संरक्षण पर जोर देगा। फिर उसके साथ साथ जैव विविधता, यानी कि किसी स्थान पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की विविधता को बनाए रखने की बात करेगा। और पर्यावरण परक नियोजन आदि इसके मुख्य कार्य है। इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करते हुए विश्वव्यापी सोच रखनी होगी। पर्यावरण संसाधन के अति दोहन से उत्पन्न ह्रास और अस्थिरता को रोकने के लिए 1970 के दशक में यह संकल्पना विकसित हो गई थी। और पर्यावरण संसाधनों के अति उपयोग या अति दोहन से या फिर उनके हाथ से होने वाले नुकसान को बचाने के लिए इस संकल्पना को विकसित किया गया था 1970 के दशक में। सतत विकास का अर्थ सामान्य भाषा में अपन बोले तो संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना है कि अभी वर्तमान पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके और आने वाली पीढ़ी भी इसका सही रूप से उपयोग कर सके। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में आपदा प्रबंधन की रणनीतियां। आपदा प्रबंधन का मतलब होता है किसी प्राकृतिक आपदा आने से पहले उसके बचाव के लिए जो प्रबंधन या रास्ते अपनाए जाते हैं या तरीके अपनाए जाते हैं उसको अपन आपदा प्रबंधन बोलेंगे। और उसके लिए कौन कौन सी रणनीतियां अपनाई जाती है। 2004 सुनामी के बाद भारत में आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण में बड़ा बदलाव आया। अब राहत के साथ साथ आपदा पूर्व तैयारी पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है। 2004 में भारत में एक बहुत ही खतरनाक सुनामी आने के कारण भारत के दक्षिणी भाग में बहुत सारे द्वीप डूब गए थे, जिसके बाद से अभी आपदा प्रबंधन पर भारत में ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जिसके लिए आपदा से पहले भी तैयारी की जा रही है। जब वैज्ञानिकों को पता लगता है कि कोई आपदा आने वाली है तो वो आपदा से पूर्व भी तैयारी कर लेते हैं। पहला जो है वो आपदा पूर्व अवस्था, यानी कि आपदा पूर्व अवस्था यानी कि आपदा आने से पहले की पूर्व अवस्था। आपदा तैयारी, आपदा निवारण, आपदा रोकथाम। यानी कि आपदा आने से पहले आपदा आने से पहले की तैयारी करना है कि वहां के लोगों को हटा देना चाहिए और उसके बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए। दूसरा जो है आपदा निवारण, और उस आपदा से बचाव के लिए क्या करना चाहिए उसका भी निवारण करना है। जैसे बड़े बड़े विकसित देश या शक्तिशाली देश है जिनको समुद्री सुनामी आने के लिए उन्होंने अब समुद्र किनारे के चारों ओर दीवार, बड़े बड़ी दीवारें खड़ी कर रखी है जो उस सुनामी से उस शहर को रक्षा करेगी। तीसरा जो है आपदा रोकथाम, और आपदा को रोकने के लिए भी क्या क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। ये जो है वो आपदा पूर्व की अवस्था है, ये विकास रणनीतियों का हिस्सा है। फिर है आपदा उपरांत अवस्था, यानी कि आपदा आने के बाद की कौन कौन सी अवस्थाएं होगी। बचाव व पुनर्प्राप्ति, यानी कि आपदा होने के बाद वहां पर लोगों को किस प्रकार बचाया जाए और पुनः किस प्रकार प्राप्त किया जाए। खोज व बचाव कार्य, राहत कार्य, लोग पहले तो लोगों को खोजा जाए लोग कहाँ है, फिर उनको बचाया जाए। उसके साथ साथ उनको राहत कार्य, उनके अगर घर टूट गए हैं तो उनको घर बना के दे या फिर सरकारी आवास में उनको रहने दिया जाए। विस्थापितों को पुनर्वास, और जिन उस आपदा के कारण जिन व्यक्तियों के घर टूटे हैं उनको वापस से स्थापित किया जाए या फिर पुनः बसाया जाए। पुनर्निर्माण व रिकवरी की प्रक्रिया, और जिनके लोगों के घर टूटे हैं उनको वापस पुनर्निर्माण किया जाए और रिकवरी की जाए। फिर है संरचनात्मक निवारण, इसमें जो है सुरक्षित भवन, कमजोर भवन संरचना को दुरुस्त करना, बीआई भवन कोड नियमों की कड़ाई से लागू करना तथा भूकंप रोधी भवनों का निर्माण सुनिश्चित करना है। आपदा से बचाने के लिए सबसे प्रमुख यही है कि सुरक्षित भवनों का उपयोग किया जाए। उसके लिए जो है वो भूकंप रोधी भवनों का निर्माण किया जाए। अभी चलते हैं नेक्स्ट। अब भूकंप जोखिम निवारणों के सरकारी कदम, यानी कि भूकंप से बचने या भूकंप के निवारण के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं सरकार के द्वारा। पहला जो है वो आपके नेशनल कोर ग्रुप विशेष क्योंकि इस ग्रुप का दायित्व प्रतिकूल प्रभाव कम करने की कार्य योजना बनाना, दिशा निर्देश जारी करना और राज्यों के भवन नियम बीआईसी कोड लागू करना। नेशनल कोर ग्रुप में जो है वो आपके विशेषज्ञों के द्वारा जो है वो
प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए कार्य योजना बनानी, यानी कि भूकंप आने से पहले उनके प्रतिकूल प्रभाव या उनके नुकसान होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कार्य योजना बनानी। उसके साथ साथ दिशा निर्देश देने, लोगों को जो है वो अवगत कराना कि यहाँ आपके लिए खतरा है, और उसके साथ साथ सरकार को भी निर्देश देना कि ये कदम उठाए जाए। और राज्यों के भवन नियमों के बीआईसी कोड लागू करना, और राज्य को ये सुझाव देना कि आप भवनों का निर्माण इस प्रकार करें। फिर है भवन उप नियम पुनर्निरीक्षण, भवन के बनाने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनको सरकार के द्वारा पुनर्निरीक्षण किया जाना चाहिए। राज्यों द्वारा स्थानीय भवन उप नियमों व भूमि उपयोग मंडल नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए, आवश्यक है, ताकि भूकंप के समय संरचनात्मक विफलता न हो। और भवन बनाने के लिए जो नियम होते हैं उनको सरकार के द्वारा पुनर्निरीक्षण किया जाए, ताकि भूकंप किसी को नुकसान न पहुंचा पाए। फिर है सुरक्षा प्रकोष्ठ, प्रकोप सुरक्षा प्रकोष्ठ सरकारी भवनों की डिजाइन के पुनर्निरीक्षण और सुरक्षा मानकों को कड़ाई से लागू करने के लिए जिम्मेदार सलाहकार प्रकोष्ठ के रूप में कार्य करते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ जो है वो सरकारी भवनों के निर्माण और सुरक्षा सरकारी भवनों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो, बाढ़ एक आपदा कारण व प्रभाव बताइए। बाढ़ एक आपदा कैसे है, उसके कारण व प्रभाव बताइए। पहली बात करते हैं बाढ़ की परिभाषा। ये एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसमें जल सामान्य स्तर से ऊपर उठकर सूखे क्षेत्र को जलमग्न कर देता है। बाढ़ की परिभाषा, बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो जल जो है वो सामान्य स्तर से ऊंचा उठकर, जहां पर जल नहीं है वहां पर बहुत सारा जल हो जाता है। मुख्य कारण, लगातार भारी वर्षा, अचानक बादल फटना, नदियों में अत्यधिक जल जमा होना। मुख्य कारण जो है वो लगातार बारिश होना, यानी बहुत दिनों से बारिश हो रही है तो जिसके कारण पानी ज्यादा हो जाएगा। उसके साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक बादल फट जाता है, और उसके साथ साथ नदियों में अगर अधिक मात्रा में पानी आता है और तो नदियां भी अपने बहाव क्षेत्र को बढ़ाती है, जिसके कारण बाढ़ आती है। तीव्र गति से बर्फ का पिघलना तथा खराब जल निकासी व्यवस्था व वनों की कटाई जैसी मानवीय गतिविधियां भी है। और अगर तीव्र गति से बर्फ पिघल रहा है, उसके साथ वनों की कटाई हो रही है, तो भी बाढ़ आने का खतरा बढ़ रहा है। विनाशकारी प्रभाव, बाढ़ के विनाशकारी प्रभाव के बारे में बात करते हैं। डूबने से जन हानि व पशु हानि होती है। अधिक मात्रा में पानी आने से वहां के लोग डूब जाते हैं, और उसके साथ साथ पशु भी डूब जाते हैं। भवनों व बुनियादी ढांचों का भारी विनाश हो जाता है, और उस बाढ़ के क्षेत्र में जितने भी घर या भवन आते हैं तो उनका भी विनाश हो जाता है। फसलों की बर्बादी व खाद्य संकट और हैजा डेंगू जैसी जल जनित बीमारियां का प्रसार तथा व्यापक आर्थिक नुकसान होता है। फसलों के खराब होने के कारण, पानी पानी होने के कारण फसलें खराब हो जाती है, जिसके कारण खाद्य संकट भी उत्पन्न होता है, और उसके साथ साथ पानी में हैजा डेंगू या फिर मलेरिया जैसी बीमारियां भी उत्पन्न होती है, और उसके साथ साथ आर्थिक नुकसान भी होता है। अगला प्रश्न है पर्यावरण प्रदूषण एवं इसके प्रमुख कारक। प्रदूषण, मनुष्य व जीवों की पर्यावरण से पूर्ण लाभ प्राप्त करने की क्षमता को कम करने वाले प्रभाव प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य या जीवों के पर्यावरण से पूर्ण लाभ प्राप्त करने वाले क्षमता को कम करने वाले प्रभाव प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। यानी कि मनुष्य पर्यावरण से जिस प्रकार से सहायता लेता है, अगर उस पर्यावरण में अगर मिलावट या फिर पर्यावरण दूषित हो जाता है तो उसको ही अपन प्रदूषण कहेंगे। जिसके प्रमुख कारक निम्नलिखित है। पहला जो कारक है वो आपके शहरीकरण, यानी कि पर्यावरण के प्रदूषण होने का क्या कारण है, यानी पर्यावरण का प्रदूषित या पर्यावरण का दूषित या पर्यावरण का गंदा या पर्यावरण का मेले गंदा होने का क्या कारण है। उस पहला जो कारण है वो आपके शहरीकरण। ग्रामीणों का शहरों की ओर पलायन व गंदी बस्तियों का विकास पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ता है। शहरीकरण का अर्थ होता है ग्रामीणों का शहरों की ओर आकर्षित होने को शहरीकरण कहेंगे, जिसके कारण शहर में जनसंख्या ज्यादा बढ़ने के कारण वहां गंदगी और उसके साथ साथ बीमारियां भी उत्पन्न होती है। दूसरा जो कारण है वो आपके औद्योगिकरण। औद्योगिकरण प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन व विषैले कचरे का निष्कासन विनाश की ओर धकेलता है। औद्योगिकरण के कारण जो है वो प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन हो रहा है, उसके साथ साथ धुआं भी उत्पादित होता है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण होता है। तीसरा जो है जनसंख्या वृद्धि, जलवायु व ध्वनि प्रदूषण में बेतहाशा वृद्धि तथा जल स्रोतों का अत्यधिक संदूषण हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि के कारण जब वाहनों की मात्रा अधिक होगी, मनुष्यों को जल की भी आवश्यकता अधिक होगी, और उसके साथ कचरे का उत्पादन ज्यादा होगा, जिसके कारण भी पर्यावरण प्रदूषण होगा। अगला जो कारक है वो रासायनिक प्रयोग, कीटनाशकों का मिट्टी व भूजल में मिला। रसायनों का प्रयोग करने का कारण जल, फैक्ट्रियों का पानी
नदियों में डालने या फिर भूमि में उर्वरक का उपयोग करने के कारण भूमि की उर्वरकता समाप्त हो रही है, और उसके नदियों में जो है वो गंदा पानी डालने से नदियों की क्षमता भी खत्म हो रही है। यातायात, मोटर वाहनों से विषैला धुआं व गैस उत्सर्जन होती है। वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण भी जो है वो अपना पर्यावरण प्रदूषण होता है, तो यातायात भी जो है पर्यावरण प्रदूषण करने में महत्वपूर्ण कारक है। अगला जो कारक है आपके युद्ध, सैन्य गतिविधि व विध्वंस हथियारों से भी भारी विषैला प्रदूषण होता है। जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो बहुत सारी मिसाइलें और युद्ध पोतों का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण बहुत ही विषैला धुआं और गैसें निकलती है, जिसके कारण भी अपना पर्यावरण प्रदूषण होता है। फिर है वनों का ह्रास, वनों की कटाई से ऑक्सीजन में कमी तथा CO2 की मात्रा में वृद्धि हो रही है। अधिक मात्रा में वनों का ह्रास करने के कारण ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो रही है तथा CO2 की मात्रा में बढ़ रही है, जिसके कारण भी पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग की अवधारणा एवं प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्णन ग्रीन हाउस गैस से CO2, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड के आवरण द्वारा रोकी गई गर्मी से पृथ्वी के औसत तापमान में हो रही लगातार वृद्धि को ही अपन क्या बोलेंगे? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है ग्रीन हाउस गैस है, CO2 है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, CFC है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों के कारण पृथ्वी पर बढ़ रही तापमान को ही अपन ग्लोबल वार्मिंग या उष्मन वैश्विक तापमान बोलेंगे। यानी कि लगातार पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, इसको ही अपन ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे। ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण, पहला जो है आपके जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल, गैस का अंधाधुंध दहन हो रहा है। जीवाश्म ईंधन की बात करें तो कोयला है, तेल है, इनका अंधाधुंध दोहन के कारण भी जो है वो ताप बढ़ रहा है। कोयले को जलाकर जो है वो बिजली बनाई जाती है और जलने के कारण धुआं होता है या फिर तापमान बढ़ता है, जिसके कारण भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तीव्र गति से वनों का विनाश हो रहा है, और तीव्र गति से वनों के विनाश के कारण भी जो है वो ज्यादातर पौधों की कमी के कारण O2 की मात्रा कम हो रही है, CO2 बढ़ रही है। CO2 जो है वो तापमान बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके साथ बरसात की मात्रा कम हो रही है और तापमान ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है। फिर मीथेन उत्सर्जक कृषि गतिविधियां, चावल की खेती, पशुपालन, औद्योगिक गैसों का विमोचन हो रहा है, ये भी प्रमुख कारण है। फिर है विनाशकारी प्रभाव, मौसम प्रणाली व वर्षा के पैटर्न में तीव्र बदलाव हो रही है। विनाश ग्लोबल वार्मिंग का तापमान बढ़ने के कारण मौसम में बदलाव आ रहा है, और उसके साथ साथ बरसात के दिनों में भी कमी आ रही है। ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र स्तर में लगा, और बड़े बड़े बर्फ के ग्लेशियर पिघलने के कारण समुद्र के जल के स्तर में भी वृद्धि हो रही है, जिसके कारण समुद्र के किनारे पर बसे जो शहर है वो जलमग्न हो रहे हैं। जैव विविधता व पारिस्थितिकी तंत्र का गंभीर ह्रास हो रहा है, और किसी स्थान पर पहले तापमान कम था, लेकिन वहां पर तापमान अधिक होने के कारण अभी वहां पर जीव जंतु या फिर मानव का जीवन संभव नहीं है, इसलिए वो वहां से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो रहे हैं, जिसके कारण वहां की जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र समाप्त हो रहा है। मानव स्वास्थ्य व खाद्य सुरक्षा पर गंभीर संकट हो रहा है। ज्यादा तापमान बढ़ने के कारण मानव को त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं, और उसके साथ बरसात के दिनों में कमी और भूमि की अनउपजाऊ होने के कारण खाद्य संकट भी उत्पन्न हो रहा है। फिर आता है समाधान व उपाय। ग्लोबल वार्मिंग के कौन कौन से समाधान है और कौन उपाय है? पहला है सौर, पवन व जल विद्युत जैसी नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। पहला जो समाधान है, उपाय यही है कि अनवीकरणीय संसाधनों की अपेक्षा नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग किया जाए, ताकि ग्लोबल वार्मिंग कम हो। उसके लिए आप सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस का उपयोग करें। औद्योगिक व घरेलू ऊर्जा दक्षता में व्यापक सुधार किया जाए। औद्योगिक व घरेलू ऊर्जा दक्षता में सुधार यानी कि उद्योगों से कम गंदा पदार्थ या उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को नदियों या फिर स्वच्छ पानी में न मिलाया जाए, बल्कि उसका उचित निपटान किया जाए। संघन वृक्षारोपण व वनीकरण अभियान चलाया जाए। वृक्षारोपण किया जाए या फिर वनों को बढ़ाया जाए, और वन रोपण करने वाले अभियान चलाए जाए, जिससे तापमान नियंत्रित होगा। सतत कृषि पद्धतियों का क्रियान्वयन व वैश्विक सहयोग लिया जाए, और इसके लिए सतत कृषि पद्धतियों का उपयोग किया जाए। उसके साथ साथ विश्व के सभी देशों को मिलकर इस पर गहन अध्ययन करना चाहिए और उसके साथ उपाय करने चाहिए। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। धन्यवाद। अगर आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है तो हमारे ऐप पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।